चलिए स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 14 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के सारे पीडीएफ आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पर आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो ये प्रश्न था कि अप्रैल 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। इस प्रश्न की सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्तीपुर। अब यहाँ पर हम इस सूची की बात करें, जो सूची अभी हाल ही में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को लेकर जारी किया गया है। इस सूची में टॉप 10 जिलों की बात करें, जो कि पूरे भारत के टॉप 10 जिलों की बात करें तो इसमें बिहार के 5 जिले शामिल हैं। जैसे कि टॉप अचीवर या फिर हाई अचीवर्स में देखें तो पहले स्थान पर है, जो ज़्यादा अंकों के साथ पहले स्थान पर है ओवरऑल पूरे भारत में, तो इसमें पहला नाम है समस्तीपुर जिला का। दूसरे स्थान पर बिहार का शेखपुरा जिला, तृतीय स्थान पर बिहार का सुपौल जिला और चौथे स्थान पर बिहार का बांका जिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसमें बिहार के टॉप 10 में 5 जिले शामिल हैं। तो एक और है जो कि 9वें स्थान पर है, यह है लखीसराय। तो ये सूची यहाँ से आपको ध्यान रखना। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया था, आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। बैडमिंटन एकेडमी बिहार में कहां पर खोला जाएगा, इसको लेकर अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तो घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की भागलपुर में इसका निर्माण किया जाना है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पटना में बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम की बात करें तो आपको ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। इसका जो आयोजन हुआ था ये पटना में किया गया था। पटना में जो कंकड़बाग पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था और मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें पुलेला गोपीचंद को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में बात करें तो यहीं पर बिहार के भागलपुर में एक बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ये बातें यहां से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां पर हमारा अगला पॉइंट है कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है। इस कानूनी मान्यता जो दिया गया है, इसके बाद अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कोई भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया है जो कि अति महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक वर्तमान में है रविंद्रन शंकरन। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है यह है विश्व बैडमिंटन महासंघ। इसको शॉर्ट में कहा जाता है BWF। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 5 जुलाई 1934 को 9 संस्थापक सदस्य देशों के साथ लंदन में हुई थी। इसकी जो स्थापना तिथि है यह 5 जुलाई 1934 और 9 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। सदस्यों की बात करें तो इनमें कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य संघ है या फिर सदस्य देश है और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, जो कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यहीं पर इसका मुख्यालय है। लेकिन एक बात जानकारी यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना, स्थापना के वक्त यानी कि स्थापना जिस समय हुई थी उस समय इसका मुख्यालय चेल्टेनहैम यूके में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2005 को इसे कुआलालंपुर में स्थानांतरित किया गया। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। क्योंकि यहाँ पर बात हुई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी, तो बिहार के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में अब तक का बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट से संबंधित कई सारी जानकारी और भी है जो कि आपको नोट करना है, आपको याद रखना है। जैसे इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि साथ ही वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध सेवन का जो राष्ट्रीय औसत है ये भी बढ़ गया है। यानी कि पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में जो दूध का सेवन किया जा रहा है प्रति व्यक्ति के आधार के दृष्टिकोण से देखें तो पिछले वर्षों की तुलना में इसमें औसतन वृद्धि हुआ है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 तक देश में जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 407 ग्राम दूध पी रहा था, वहीं अब देश में 444 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन कर रहा है। पिछले वर्ष 2021 में जो रिपोर्ट आया था 407 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पी रहा था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के आधार पर 444 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन कर रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय औसत से 44 ग्राम कम दूध बिहार के लोग पी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बिहार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर से बिहार का जो औसत देखा जाए तो 40 ग्राम कम है। इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन, यहां पर देखिए हम लोग अब तक चर्चा कर रहे थे दूध के सेवन के बारे में, लेकिन यहां पर अब बात हो रही है दूध के उत्पादन से संबंधित। तो इसके अतिरिक्त दूध के उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। दरअसल दूध का जो राष्ट्रीय औसत है ये 5.29% है, जो वृद्धि दर है उसकी यहां पर बात कर रहा है, लेकिन बिहार में दूध का उत्पादन का जो औसत है ये 7.3% हो गया है बढ़ के। ये यहां से आपको ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आंकड़े वाले जितने भी प्रश्न होते हैं खास करके स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, तो सारे तथ्यों को जरूर ध्यान रखिएगा। और एक जानकारी कुछ में पहले हमने आई थिंक एक सप्ताह पहले ही आपको दिया था कि आईआईटी मद्रास के द्वारा एक ऐसा किट तैयार किया गया है जो कि 3D पेपर से बना हुआ है। इस किट के माध्यम से किसी भी दूध का जो मतलब गुणवत्ता है उसकी जांच बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस दूध में किसका मिश्रण है, यानी कि सॉल्ट, साल्ट, यूरिया, H2O2, ये सारे जो भी मतलब दूध में मिलाए जाने वाले केमिकल है या फिर जो भी उत्पाद है उसका एकदम बेहतरीन तरीके से कुछ ही मिनटों में इस किट के माध्यम से इसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका जो निर्माण किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में कुछ में पहले किया गया था, ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि दूध की जो शुद्धता की जांच होती है ये लैक्टोमीटर से किया जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेना है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है दुनिया के सबसे कम आजाद देशों की श्रेणी में जो शीर्ष पर है यह है तिब्बत, यानी कि दुनिया का सबसे कम आजाद देश है तिब्बत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो ऐसे में पहला पॉइंट है कि ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने वर्ष 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत इस वक्त दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। ये यहां से आपको ध्यान रख लेना है। अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में रहने वाले लोगों को बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं मिले हुए हैं। दरअसल आपको ध्यान रखना, तिब्बत 1950 में चीन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ था और उसके बाद से यानी कि अब यह चीन का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है। साथ ही यहाँ के नागरिकों पर चीनी सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इस रिपोर्ट को तैयार करने का एक मुख्य आधार रहा होगा, जो कि अब तिब्बत इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये तथ्य। अगला पॉइंट हमारा है कि तिब्बत की राजधानी है लहासा। चलिए, इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन यानी कि बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर को स्थान मिला है। तो इस सूची की बात करें तो इसमें एकमात्र भारतीय शहर है जो कि मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में लंदन की मीडिया टाइम आउट ने दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है। ये जो मीडिया जो कंपनी है या फिर मीडिया आउटलेट जो टाइम आउट है, इसके द्वारा अभी हाल ही में पूरे विश्व में जो सबसे अधिक अच्छे यानी कि जो अच्छा ट्रांसपोर्ट वाला शहर है, इसको लेकर के 19 शहरों की सूची जारी की गई। और इस 19 शहरों की बात करें तो इस 19 शहरों की सूची में सबसे ऊपर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर बर्लिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं और जगहों से बेहतर है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे बर्लिन को टॉप पर रखा गया है। जबकि उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग को मिली है और तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो को शामिल किया गया है।
तो दोनों यहां से ध्यान रख लेंगे। अगला पॉइंट है, जबकि मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है और इस सूची में सबसे अंतिम अर्थात 19वें स्थान पर मुंबई को रखा गया है। जबकि वहीं पे हम बात करें चीन की राजधानी बीजिंग की, तो चीन की राजधानी जो बीजिंग है ये इस सूची में मुंबई से एक स्थान पहले यानी कि 18वें स्थान पर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सूची जारी की थी शहरों की, ये जारी किया गया था लंदन की मीडिया कंपनी टाइम आउट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला हो जाएगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में अप्रैल 2023 में खबरों में रहा टेम्पो TEMPO क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये एक वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण लॉन्च किया है जो कि अंतरिक्ष से हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों के तरीके में सुधार लाएगा। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो नासा ने कभी ऐसा शक्तिशाली उपकरण को लॉन्च किया है जो कि वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र की तरह काम करेगा। दरअसल इसके पीछे कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो एलन मस्क के सहयोग से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने टेम्पो यानी कि टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट नामक यह वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है। अब यहाँ पे देखिए खबरों में जो रहा है टेम्पो, इसका पूरा नाम क्या है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना इसका पूरा नाम है टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जो कि एलन मस्क के सहयोग से नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब बात हुई लॉन्चिंग की, तो ऐसे में ये वाला भी पॉइंट याद रखेंगे। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, यानी कि फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ही, जो कि स्पेस एक्स के रॉकेट है, इसके माध्यम से ही इसे लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर ये फाल्कन 9 रॉकेट को इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे निसार के बारे में, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन यंत्र है। आप यहाँ पर विकल्प नंबर डी में भी देख सकते हैं। तो निसार की बात करें तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात इसरो का एक संयुक्त मिशन है। आपको ध्यान रखना निसार के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि यह क्या है। तो निसार जो है ये नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन है, जिसे कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उस बात यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विभिन्न देशों की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसकी स्थापना से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉस कॉस्मोस, इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 को। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। जबकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। जबकि पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है सुपार्को। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि सुपार्को की स्थापना कब हुई थी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज जो मिलेगा यह फुल लेंथ टेस्ट होगा। सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण के साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस कोर्स में जो मटेरियल आपको मिलने वाले हैं वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें शामिल है। बिहार जीके का नोट्स मिलेगा आपको, सिलेबस आधारित नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सभी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में मिलने वाली है। इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में एक ऑफर है। आप ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100 का, जिसके बाद आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भारी डिस्काउंट मिलेगा। हजारों विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे और इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। ये आपको यहां से ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न की हाल ही में लिखित नई पुस्तक कोटिंग इंडिया के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस बुक को या फिर बुक का जो कवर इमेज है उसे आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति इस पुस्तक का पूरा नाम है। इसे शॉर्ट में कोटिंग इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटिंग इंडिया भी आपको ध्यान रखना, इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो इसकी जो लेखिका है इस पुस्तक की यह है नंदिनी दास। आगे यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में लिखा गया कि यह पुस्तक में सर टॉमस रो के मुगल दरबार में आगमन के बारे में लिखा गया है और साथ ही साथ जो कि इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच पारंपरिक आधुनिक काल में हुए संबंधों पर प्रकाश डालती है। साथ ही यह पुस्तक दोनों के मध्य सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान का वर्णन करती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे सर टॉमस रो के बारे में या फिर सर थॉमस रो के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कई बार यहाँ से
आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो सारी चीजों का यहाँ पर हमने वर्णन किया है इस वाले पॉइंट में कि 1615 ईस्वी में अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था और वे 3 वर्ष यहाँ पर रहा था, जो कि 1615 से 1618 ईस्वी तक 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था। यहाँ से आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, कब आया था और वे किसका राजदूत था, कितने वर्षों तक रहा था। इस प्रकार से कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, सभी को ध्यान रखिएगा, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्ष 2022 में जो लिखित प्रमुख पुस्तक है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि पहली पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ, इसकी लेखिका है राखी कपूर। उसके बाद दूसरी पुस्तक है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इसके लेखक हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट है कश्मीर 370 के साथ और बाद, लेखक है जितेंद्र दीक्षित। हे राम टू जय श्री राम, इसके लेखक आनंद वर्धन सिंह। जबकि अगला है टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि, इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। अगला है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, जो कि धर्मेंद्र प्रधान इसके लेखक हैं, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला है हाउ टू लिव योर लाइफ, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पुस्तक है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे गीतांजलि श्री के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है इसकी उपन्यास रेत की समाधि या फिर टॉम ऑफ सेंड को। आप यहाँ पर गीतांजलि श्री को देख सकते हैं, ये एक हिंदी के उपन्यासकार है। हिंदी के उपन्यास के लिए इन्हें अभी हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको दिया है, आप चाहें तो विस्तार से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का आकलन किया है। तो नवीनतम जो आकलन हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इस आकलन के आधार पर इसका राइट आंसर होगा भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए या फिर मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल यहाँ पर हम बात करें तो इसके तहत हमारा पॉइंट है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का आकलन किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि निजी खपत और निजी निवेश में तेजी के चलते देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 6.4% हो जाएगा। इसमें 0.3% की वृद्धि होगी अगले वित्त वर्ष तक। इसमें इस रिपोर्ट में ये इसका भी जिक्र किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना अगले वित्त वर्ष से संबंधित है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में भी दिया था आपको कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 6.3% रहने का आकलन किया है। 2 से 3 दिन पहले ही हमने आपको दिया था और इस तरह के प्रश्न जो कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का आकलन करता है, यहाँ से भी प्रश्न हमने देखा कई बार एग्जाम में बने हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। चूंकि बात हो रही है जीडीपी की, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो जीडीपी को यानी कि जो फुल फॉर्म इसका होता है, इसे कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को अगर हम आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल सामान या फिर सेवाओं के कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य को ही जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती जो उसका मौद्रिक मूल्य होता, जो बाजार मूल्य होता है, उसे ही सम्मिलित तौर पर जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और ऐसे में वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। आई होप कि आप जीडीपी के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा संजीवनी परियोजना की शुरुआत अभी किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार की तरह हिमाचल प्रदेश भी या फिर हिमाचल प्रदेश की भी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है कृषि और पशुपालन पर बहुत अधिक निर्भर है, अर्थात पशुधन की देखभाल हर घर का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना कि किसानों को समर्थन करने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में संजीवनी नामक एक नई पहल शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये पहल किससे संबंधित है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दरअसल 5 बार के विधायक रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने थे। ये जानकारी हमने आपको दिया था।
अगला पॉइंट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन की ओर से भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग मिला है। जो भारत सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश की चाय है, इसे भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो दूध का जो सेवन होता है वो 400 ग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 400 ग्राम होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर है ये 444 ग्राम। आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बतलाया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। और इसको लेकर आपको याद रखना कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। दरअसल यहाँ पर खास बात यह है कि पौधे राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन लगाए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो पौधे 35 लाख पौधे लगाने का आंकड़ा है, ये एक ही दिन पूरे मतलब कि जिलों में लगाए जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से हाल ही में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। कहां से इसका शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युगांडा में इसका शुभारंभ किया है। आपको जानकारी दे दूं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर है। ये जानकारी आपको हमने कुछ दिन पहले दिया था और आपको बताया था कि इसके तहत 10 से 12 अप्रैल तक वे युगांडा के और 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। इसी दौरान युगांडा के कंपाला में अपने 3 दिन के दौरे के दौरान तुलसी घाट रेस्टोरेशन सेंटर यानी कि तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोजाम्बिक के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि यह भारत के किसी विदेश मंत्री की मोजाम्बिक की पहली यात्रा है, जो कि आधिकारिक यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। ये भारत के विदेश मंत्री की पहली, किसी भी विदेश मंत्री के दृष्टिकोण से देखें तो ये मोजाम्बिक की पहली आधिकारिक यात्रा है भारत के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ट्यूलिप के फूल को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामबन जिले के सनासर में किया है। कई बार एग्जाम में संबंधित स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे ये ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सनासर में किया गया, जो कि रामबन जिले में जम्मू कश्मीर में एक स्थान है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा 12वां प्रश्न। ये 12वां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। 2022 से 23 में जो जीआई टैग जो मिला विभिन्न उत्पादों को, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ इसका जो राइट आंसर होगा इसके सूची के मामले में या फिर सूची के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें केरल अव्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। और जो जानकारी हमने आपको 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में दिया, टेस्ट सीरीज के बारे में दिया, आप इस कोर्स को ज्वाइन करके तमाम चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और इसके तहत जो आपका अगला प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर 4, ये आपका 16 अप्रैल 2023 को 7 बजे शाम में उपलब्ध होगा। प्रत्येक संडे को ये आपके लिए उपलब्ध होता है बीपीएससी मेकर ऐप पर। ये ऑनलाइन मोड में है तथा इसका पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाता है। तो घर बैठे अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए इसे जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो भी प्रीवियस टेस्ट आपका छूट चुका वो मिलेगा या फिर नहीं। तो जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे सारा का सारा टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है पिछले वीडियो में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते मैं आपको इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।